सही बात, सही बात, सही बात है। ठीक है, तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से अभी तक आप लोगों को नोटिस नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसको। हम लोग सेंट्रल एशियन पे थे, हम लोग को समझ लेते हैं थोड़ा सा और अभी। हम लोग कहाँ तक समझ लिया था हम लोगों ने? सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट पूरा समझ लिया था हम लोगों ने। हाँ, रिलीजियस इम्पैक्ट समझ लिया था। ठीक है, आज देखिए हम लोग एक ऐसी चीज समझते हैं। सबसे पहले एकदम टोटली मतलब कि कुछ सीक्वेंस नहीं है, एक ही चीज समझते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सुबह सुबह जैसे हम लोग ना क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। हम लोग सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेवलप पढ़ेंगे। फिलॉसफी 2 पेज का होगा, अगर आप लोग लिखेंगे अपने नोट्स बनाएंगे तो 1 पेज में आ जाएगा, और अक्सर उससे क्वेश्चन पीटी या मेंस में आता ही आता है। ठीक है, आप लोग समझिएगा यहाँ पर। हाँ, और जो यूपीएससी में यूपीपीएससी में जो पूछा जाता है एंटायर ज्यादातर होता है कि इन डेप्थ पूछ लेते हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इस फिलॉसफी के लिए इतनी मोटी बुक पढ़ें। हाँ, आप लोग करिए ये जो हम लोग भी यहाँ पढ़ रहे हैं उसको ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव एक और क्या कर सकते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए। ठीक है, वहां से जैसे हम लोगों ने समझ लीजिए सांख्य पढ़ा या न्याय पढ़ा या योग पढ़ा, योग के बारे में हमने कुछ पढ़ा और योग के बारे में वहां पे कुछ आया क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। वो और इन डेप्थ क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको समझ सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए, तो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो आप उसको सर्च करेंगे, उसको समझेंगे, तो आपको कुछ और नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। हाँ, तो इस तरीके से आपके ये टॉपिक और क्लियर होंगे। ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, हर टॉपिक से रिलेटेड है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरा हिस्ट्री के लिए जो आप एमए हिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, डीयू में रिकमेंड की जाती है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हम वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमें और भी सारी चीजें पढ़नी है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। ये कहने के बाद हम लोग जो फिलॉसफी पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी, पहले से समझेंगे, इसको लिखेंगे, बाद में हम लोग हमारा जो फिलॉसफी है वो किस तरीके से 6 हम लोगों के पर्सपेक्टिव आए हैं इसमें। ठीक है, 6 पर्सपेक्टिव आए हैं। पहला आया है हमारा सांख्य, नेक्स्ट योग, नेक्स्ट न्याय। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा। वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता, ये हम लोगों के 6 फिलॉसफीज हैं। माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं। आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि जो शुरू की फिलॉसफीज है ना, वहां पर मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, मतलब क्या, भौतिकवाद पे जोर है। और जैसे जैसे हम लोग आगे चलते चले जाएंगे, भौतिकवाद की तरफ फोकस कम हो जाएगा, और भौतिकवाद मतलब क्या होता है, मेटेरियलिज्म की तरफ फोकस कम हो जाएगा, जोर कम हो जाएगा। और स्पिरिचुअलिज्म मतलब हम लोगों को एक होता रहता है कि आध्यात्म की तरफ हम लोग ज्यादातर चले जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या होता है, सुपर नेचुरल पावर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। शुरू शुरू में हम लोग क्या है कि हम लोग काम करेंगे और सुख पाएंगे, बाद में क्या हो रहा है, आप पूजा पाठ करें और सुख पाएं। ये आप लोग इसको नोटिस करेंगे कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, एक तो ये बेसिक है कि शुरू शुरू में हम लोग इसे पूछ लिया जाता है कि एंशियंट हिस्ट्री में मेटेरियलिज्म को लेकर आप बताएं। जैसे हम लोगों ने उसमें क्या कहते हैं, मौर्य में देखा था। तो देखिए, जैसे अगर हम दोनों को रिलेट करें, मौर्य में लिखने से पहले अगर हम लोग ये लिख दें कि जो मौर्य काल है, मौर्य एम्पायर, इट इज मतलब ये एंशियंट टाइम का पीरियड चल रहा था,
और इस समय सांख्य फिलॉसफी या न्याय फिलॉसफी का जोर चल रहा था। हाँ, मेटेरियलिज्म पर फोकस था। ठीक है, एक लाइन लिखा, देन आप अपना मौर्य स्टार्ट कर दीजिए, तो थोड़ा सा अलग हम लोगों का पर्सपेक्टिव दिखता है। या इसको आप कंक्लूजन में डाल दीजिए जहां पर आपको समझ में आए। मैं आपको अपनी बात ऐसे पुट कर रहा हूँ, समझ में आ रही है आपको ना? तो कोई जैसे अपना होता है ना, मेंस के पर्सपेक्टिव से अपने अलग तरीके से हम लोग को आंसर राइटिंग करनी होती है। ठीक है, पहला हम देखते हैं सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? लिटरली मींस होता है गिनना। सांख्य मतलब क्या होता है? संख्या, गिनना, टू काउंट। ठीक है, हाँ, आप लोग बेसिकली थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट नोट करें ताकि हम लोग इसको देखें। सांख्य मतलब क्या होता है? टू रफ, दैट विल नॉट बी फेयर। हम लोग इसको पूरा लिखेंगे ढंग से, ठीक है, ताकि आप लोग जब एक बार, हम लोग आज को लिखेंगे नहीं, ठीक है, हल्का हल्का, ताकि आप लोगों को एक समझ में आए, होता है ढांचा समझ में आए। गिनना, क्लियर हो रहा है चीजें? सांख्य मतलब क्या होता है? टू काउंट और गिनना। ठीक है, इसने क्या बोला कि जो, हाँ हाँ मुझे पता है वो ना, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मेरा नया दिन है तो एक चीज समझ लेते हैं फिर लिखना शुरू करेंगे। कोई उसमें समझ तो चुके ही थे हम लोग, तो लिखने में कुछ नहीं है, फ्रेश माइंड है, हम लोग चीज समझ लेते हैं। मुझे ध्यान है वो चीज ना, वो मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ मैं स्किप नहीं कर रहा, मुझे ध्यान है पूरा कहाँ पे हम लोग थे। तो मैंने शुरू में बोल दिया था कि हम लोग चीज समझ लेते हैं, फ्रेश माइंड है हम लोग, सुबह सुबह माइंड है हम लोग। सांख्य मतलब क्या होता है? टू काउंट। ठीक है, इस फिलॉसफी में यह बोला गया है कि जो वर्ल्ड है उसका क्रिएशन किसने किया है? ठीक है, उसने बोला कि वर्ल्ड का क्रिएशन नेचर या ह्यूमन प्रकृति, नेचर ने किया है। वर्ल्ड का क्रिएशन किसने किया है? किसने दुनिया बनाई है? प्रकृति ने बनाई है दुनिया। क्लियर हो रहा है चीज ये? इन्होंने गॉड पे कोई भी फोकस नहीं किया। भगवान पे इन्होंने भगवान को नहीं माना। इन्होंने क्या, दुनिया किसने बनाई है? नेचर ने बनाई है। इसको प्रकृति भी बोला गया है, हम लोग तो इंग्लिश में नेचर बोल रहे हैं, उन्होंने प्रकृति बोला था। और गॉड पे कोई फोकस नहीं हुआ है। तो सांख्य फिलॉसफी इज अ मोर लॉजिकल एंड साइंटिफिक व्यू। इसमें एक लॉजिक दिख रहा है और हम लोगों का साइंटिफिक व्यू दिख रहा है। मतलब हम लोग को जो वैज्ञानिक, जो हम लोगों का एक होता है ना कि रूपरेखा होती है, वो हम लोग को दिख रहा है। लॉजिक एंड साइंटिफिक व्यू दिख रहा है हम लोगों को। क्लियर हो गया चीज ये? अब क्या हुआ, 4th सेंचुरी एडी के अराउंड, 4 एडी के अराउंड ये क्लियर हुआ। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फिलॉसफी में पहली है फिलॉसफी हमारी सांख्य है। उसका मतलब क्या होता है? लिटिल मीनिंग गिनना, टू काउंट। इसने बोला क्या कि जो हम लोगों का जो वर्ल्ड है किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है, गॉड का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत साइंटिफिक व्यू दिख रहा है, जो आजकल भी यही मान रहे हैं हम लोग। हाँ, ठीक है। और लेकिन 4th सेंचुरी एडी के अराउंड प्रकृति के साथ में स्पिरिट को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, प्रकृति के साथ में क्या है? स्पिरिट या फिर आत्मा को भी जोड़ दिया गया। हाँ, तो प्रकृति के साथ में हम लोगों को 4th सेंचुरी एडी के अराउंड क्या बोला गया? अब नया इसमें ऐड हो गया कि वर्ल्ड को किसने बनाया है? प्रकृति और स्पिरिट ने बनाया है। नेचर और स्पिरिट ने वर्ल्ड को बनाया है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है, तो स्पिरिट मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक हो गया, हाँ, आध्यात्मिक हो गया चीज ये। तो क्या हुआ, शुरू शुरू में मेटलिस्टिक था, डाउन द लाइन जाके ये क्या हुआ, ये फिलॉसफी स्पिरिचुअलिस्टिक की तरफ चली गई। मैंने आपको बताया था शुरू शुरू में जो फिलॉसफीज होंगी मेटलिस्टिक होंगी, बाद में जो फिलॉसफीज बनती चली गई वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चली गई।
इस फिलॉसफी में शुरू में मेटेरियलिस्टिक थी, लेकिन ये फिलॉसफी जैसे जैसे हम आगे चलते चले गए, ठीक है, इस फिलॉसफी में शुरू में मेटेरियलिस्टिक थी, लेकिन ये फिलॉसफी जैसे जैसे हम आगे चलते चले गए, ठीक है, रिचुअल्स इन सब का रोल इसमें बढ़ता चला गया। ये क्लियर हुआ चीज ये? ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग सैल्वेशन, मोक्ष कैसे पा सकते हैं। ये फोकस देखिए, क्वेश्चन जब भी आएगा ना पीटी में, सैल्वेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग जब भी पढ़ें, क्योंकि सैल्वेशन जो होता है ना, ये यूपीपीएससी इन सब का पेट क्वेश्चन होता है। सैल्वेशन जहां पे मोक्ष आ जाए, स्वर्ग आ जाए, वहां पे आप समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं से घूम फिर के आता है। आप 4-5 साल या फिर का पेपर देखेंगे, एक ना एक बार सैल्वेशन पक्का आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि सैल्वेशन या मोक्ष हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने अलग अलग तरीके बताए। पहला क्या है, नॉलेज को हम लोग एक्वायर करें। हम लोग क्या है, नॉलेज को एक्वायर करें। वो नॉलेज कैसे एक्वायर होगी बताइए, समझ लीजिए। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखिए एकदम लॉजिकल चीज है। हम लोग खड़े हैं, हम लोग इसके बारे में कैसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। हम लोग पहले उसको परसीव कर रहे हैं ना, हम लोग पहले उसको समझ रहे हैं। तो पहला क्या होगा, इन्होंने क्या बोला, परसेप्शन। पहला क्या बोला इन लोगों ने, परसेप्शन या प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो हमें दिख रहा है। दूसरे बार क्या बोला उन्होंने, इन्फ्रेंस, अनुमान लगाना। फिर उन्होंने क्या बोला है, शब्द, हियरिंग। इन्हीं से चीजें हम लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि हम लोग उसको देख रहे हैं, जो हमें दिखती हैं चीजें, जो हमें सुनते हैं चीजें, उन्हीं को हम लोग परसीव करते हैं, उन्हीं से हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो इन सारी चीजों के थ्रू हम लोग अपनी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। तो सांख्य फिलॉसफी ब्रॉड ये है। सांख्य फिलॉसफी क्या है, मतलब क्या है, टू काउंट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने शुरू में क्या बोला कि जो वर्ल्ड का क्रिएशन किसने किया है, नेचर ने किया है, गॉड का इसमें कोई रोल नहीं है, साफ साफ इन लोगों ने बोला है। ठीक है, 4th सेंचुरी एडी के अराउंड प्रकृति के साथ साथ में स्पिरिट को भी जोड़ दिया गया। तो शुरू में ये मेटेरियलिस्टिक थी, बाद में ये इसमें स्पिरिचुअलिज्म ऐड हो गया। ऐसा नहीं है कि बाद में स्पिरिचुअलिज्म मेटेरियलिज्म खत्म हो गया, नहीं, एक नया पर्सपेक्टिव ऐड हो गया स्पिरिचुअलिज्म की, भौतिकवाद भी है और स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिट जो है वो भी ऐड हो गई है। ठीक है, इन्होंने बोला कि सैल्वेशन जो है हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, नॉलेज एक्वायर करेंगे। नॉलेज कैसे, हम लोग ज्ञान कैसे मिलेगा, हम लोग जो सुनेंगे, जो देखेंगे, उसको हम लोग परसीव करेंगे, जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है, और उससे हम लोग अनुमान लगाएंगे, तो हमारी नॉलेज मिल जाएगी। ये क्लियर हो गया चीज ये? ठीक है, इतने आप लोग जब नोट्स बनाएंगे, सिर्फ 10-15 लाइन के नोट्स बनेंगे, लेकिन इससे बहुत हाई, मुझे तो हर समय लगता था बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि पीटी या मेंस में क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, योग। योग फिलॉसफी क्या कहता है कि हम लोग सैल्वेशन, हाँ अच्छा, सैल्वेशन, और हमने लास्ट क्लास में मैंने पूछा था, आपने बताया भी था, मैं फिर से पूछ रहा हूं, सैल्वेशन और जब हम लोग को स्वर्ग प्राप्ति होती है उसमें क्या डिफरेंस है? सैल्वेशन में जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है वो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग स्वर्ग प्राप्त कर रहे हैं तो जितना हम लोगों ने अच्छा काम किया है उतने ही टाइम के लिए हमको स्वर्ग मिलेगा, देन वी हैव टू अगेन एंटर द लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, सैल्वेशन पे, मोक्ष पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सांख्य ने किस किस पे सैल्वेशन की बात की वो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, योग। योग ने सैल्वेशन या फिर मोक्ष की जो बात की वो की मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन। मतलब हम लोगों को ध्यान देना है और एक्सरसाइज करनी है, हम लोगों को व्यायाम करना है और हम लोग को ध्यान करना है। ठीक है, जब हम ये चीज करेंगे तो हम लोग जो वर्ल्डली प्लेजर है या फिर जो हम लोगों का जो भटकाव होता है, जो डिस्ट्रैक्शन होता है, दुनिया का जो डिस्ट्रैक्शन है, उससे हम दूर हटेंगे, अपने पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, अंतर आत्मा पे हम लोग ध्यान देंगे, जिससे हम लोग सैल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? योग पे जो फोकस हुआ
तो इससे इंडिकेशन ये आता है कि उस समय के जो लोग हैं उनको किसके बारे में जानकारी थी? एनाटॉमी के बारे में। व्हाट इज एनाटॉमी? हम लोगों का जो बॉडी है उसके अंदर जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में जानकारी होना, उसे हम एनाटॉमी कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए, आपने देखा होगा जैसे डायबिटीज है, हाँ, उसका सबसे अच्छा इलाज क्या है? हाँ, हम लोग, आपको पता है डायबिटीज से आदमी नहीं मर रहा है, डायबिटीज के मेडिकेशन से आदमी मर जा रहा है। इंसुलिन लगाते हैं, उसका असर कहां जा रहा है बताइए? जब डायबिटीज किसी को हो जा रही है तो नेक्स्ट वो किससे मतलब कि परेशान हो जाता है? कौन सी बीमारी लग जाती है उसको? वो किडनी की बीमारी लग जाती है उसको। तो आदमी ज्यादातर डायबिटीज से नहीं मर रहा है, किडनी फेलियर से मरता है, क्योंकि वो इंसुलिन इतना ज्यादा खा रहा है, डायबिटीज की इतनी हैवी मेडिसिन ले रहा है कि उसे किडनी पर असर पड़ जाता है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या बताया है कि आप अपने पैंक्रियास, डायबिटीज क्यों हो रही है बताइए? इंसुलिन कम रिलीज होता है। क्यों कम रिलीज होता है? अच्छा, इंसुलिन कहां से सिक्रीट होती है? इंसुलिन कहां से निकलती है? इंसुलिन कहां से निकलती है? बायोलॉजी भी आती है बताइए। पैनक्रियाज, हाँ, पैंक्रियाज से आती है। पैंक्रियाज में कहां से है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो आप लोग बायोलॉजी भी पढ़ी है। मैंने शुरू में ही कहा था, आपने जो चीज छोड़ दी ना, आप लोग उसी में फंस जाएंगे। मैंने आपको शुरू में बोला था आपसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज मिस कर सकते हैं, कोई चीज मिस मत करिए, जहां मिस करेंगे वहीं पे आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो बेसिक चीजें पढ़ लें। डायबिटीज तो बहुत ही बेसिक चीज है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज से नहीं, किडनी फेलियर से आदमी मर रहा है, ये क्वेश्चन है, बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है ना। मैं आपको बताऊं, एक बार जब मैं 2013 का पीटी दे रहा था, ठीक है, तो एक रात पहले हम लोग खाना खा रहे थे, मैं अकेले खाना खा रहे थे, मैं बाहर गया और वहाँ से दही का पैकेट लेके आया, तो उसमें प्रोबायोटिक पे नया नया फोकस शुरू हुआ था, प्रोबायोटिक। तो फिर मैं लेके आया तो दही पे लिखा हुआ था प्रोबायोटिक। मुझे उस समय तक नहीं पता था प्रोबायोटिक होता क्या है, नया कॉन्सेप्ट था, पहले से आ रहा था, लेकिन जो एक होता जनरल नॉलेज के कंटेस्ट में पहली वो नया नया कॉन्सेप्ट था। तो मतलब मैं भी एंटर हुआ था, तो मेरे लिए तो नया नई चीज थी वो। तो मैंने कहा ये प्रोबायोटिक होता क्या है, तो उसी पे लिखा भी हुआ था सब, ऐसा नहीं है मैंने कहीं सर्च किया। उसमें नेट भी बहुत स्लो आता था हम लोगों का, उस समय तो 512 kbps आता था, वो भी हमारे पास था भी नहीं, तो कभी कभी नीचे जाके देखते थे। तो फिर हम लोग क्या किया, उसी में लिखा हुआ था प्रोबायोटिक क्या होता है, ये क्या होता है। मैंने चलो अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था, कल के लिए मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन अगले दिन मैं गया, वही क्वेश्चन सामने आया ना। तो जनरल अवेयरनेस आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, वाइल्ड एस कहां में पाया जाता है? वाइल्ड एस बताइए, पूछ रहा हूं, वाइल्ड एस, जंगली गधा कहां पाया जाता है? तैरने ऐसा कौन सा क्या कहते हैं कैमल है जो तैर के दूसरे जगह जाता है और खाना खा के वापस आता है? आपने पीटी के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं ना। ठीक है, आप लोग कौन सा कैमल है होता है वो? ये भी सही है, सही बात है, मैं कैमल बोला, आप हिप्पोपोटामस बोल रहे हैं? मैं ऐसे मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर आप जाएंगे और देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो जनरल अवेयरनेस, ऐसी कौन सा मतलब लाइव ब्रिज कहाँ पे है? लाइव ब्रिज कहाँ पर है? जीता जागता पुल कहाँ पर है? तैरते हुए आइलैंड्स कहाँ पर है? ना ये मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये
ऐसा नहीं है कि जो एसएससी के क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही रेलेवेंसी है इन सब चीज़ों की। मैं तो आपको एक वर्ड में बोल रहा हूँ, जब आप वहाँ देखेंगे तो इतने में क्वेश्चन होगा वो, और 4 उसके बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, लेकिन मेन क्वेश्चन होगा वो, और 4 उसके बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, लेकिन मेन क्रक्स पूछ रहा हूँ मैं आपको ना। तो आप लोगों को मैं देखिए, आप लोग फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं, आप लोग दिन रात पढ़िए, 10-10 12-12 घंटे पढ़िए, और आप लोग पढ़ भी रहे हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, ये साबित कर रहे हैं आप लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। देखिए जो जो नॉन सीरियस है ना, उनको वो तो कट ही रहे हैं। फाइट किस में होती है ना, जो सीरियस है, जो बेटर प्रिपेयर्ड है। आप लोग सीरियस हैं, अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं दोबारा टॉपिक पे आते हैं, एनाटॉमी पे फोकस हो रहा है, ठीक है। तो उस समय जैसे समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा था पैंक्रियास डायबिटीज पे, मैं आपको ये चीज बता रहा था। तो सिंपल एक्सरसाइज उन्होंने क्या बताई है कि जब आपको डायबिटीज ठीक करनी है तो आप हाथ यहाँ पे रखिए और थोड़ा सा आगे की तरफ जाइए। तो ये बार बार आप इस तरह से, और प्रोसेस है। तो उन्होंने यहीं पे हाथ क्यों रखवाया है, क्योंकि उन लोगों को पता है, ये चीज साबित करती है कि उनको पता है कि पैंक्रियाज यहाँ पर है और यहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है। अगर हम पैंक्रियाज को एक्टिवेट कर देंगे, जैसे समझ लीजिए कभी कभी दिल रुक जाता है तो लोग दिल को धक्का देते हैं ना ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। अगर हम बार बार पैंक्रियाज को एक्टिवेट करेंगे तो हमारा इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये साबित करता है कि हमें उस समय एनाटॉमी की नॉलेज थी। ये समझ में आया चीज आप लोगों को, क्लियर होगा चीज ये? हाँ, ये हो गया हम लोगों का योग में एनाटॉमी। फिर इसमें उन लोगों ने योग में जो आसन होते हैं, आसन मतलब क्या, अलग अलग पोस्चर्स, और सांस की एक्सरसाइज पे फोकस किया। सांस के होता है प्राणायाम कहते हैं उसे, ठीक है। ये वर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है, जो सांस की एक्सरसाइज होती हैं, है? तो इन्होंने कहा, फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं, योग ने क्या बोला है कि हमें सेलिब्रेशन कैसे मिलेगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन से। अगर हम एक्सरसाइज और मेडिटेशन करेंगे तो हम लोग वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन से हम लोग दूर हटेंगे, अपने पे फोकस करेंगे, हाँ। और इनने जो एक्सरसाइज बताई है वो दो हैं, आसन और प्राणायाम है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि इस समय एनाटॉमी की नॉलेज थी। अब देखिए, एज सच योग नहीं पूछेगा, 4 सेंटेंस दे देगा। एक सेंटेंस देगा कि एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री मेडिटेशन की, केमिस्ट्री और मेडिसिन की नॉलेज बाहर से आई थी। एंशियंट इंडिया में हमें एनाटॉमी की नॉलेज नहीं थी। ऐसे 2 सेंटेंस और दे दिए, ठीक है। एक सेंटेंस देखिए हमने कहां पढ़ा था, क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है। फिर एक और दे देंगे, एंशियंट इंडिया में हमें ग्लास की नॉलेज नहीं थी या थी, हम लोग ग्लास में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आगे अलग अलग चीजें आ गई, अलग अलग जगह दी हुई हैं। तो हमें ऐसा योग के बारे में पूछा ही नहीं उसने, लेकिन था क्वेश्चन योग का, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन है ये। मॉडर्न इंडिया में रॉलेट एक्ट आया। मॉडर्न इंडिया भी हमने पढ़ा है कुछ, मॉडर्न इंडिया रॉलेट एक्ट पढ़ लिया आप लोगों ने? रॉलेट एक्ट नहीं पढ़ा आप लोगों ने? रॉलेट एक्ट, ठीक है, जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ, हाँ, तो उससे पहले होम रूल लीग हो चुका था। आप जब पढ़ेंगे तो उससे पहले होम रूल लीग हो चुका था, मूवमेंट हो चुका था। तो जब रॉलेट एक्ट आया तो जहां पे मैं आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने पूरा पढ़ लिया। एक लाइन लिखी हुई थी, रॉलेट एक्ट में जो पार्टिसिपेंट्स आए, कैसे आएंगे पार्टिसिपेंट, या तो मैं आप सबको बोलूं जाके, या आप लोगों की लिस्ट मेरे पास है, मैं तुरंत कांटेक्ट कर लूं, ठीक है। तो जब होम रूल लीग हुई थी तो आप सबने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे पास तो भाई डेटा तो है ही। तो रॉलेट एक्ट में मैंने सबको बुला लिया एक साथ में। तो इसका मतलब क्या है, जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ तो होम रूल लीग पार्टिसिपेंट्स ने की लिस्ट निकाली गई और उनको
तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया गया। ये एक सेंटेंस है, यही चीज पूछ ली गई थी। मैंने पूरा लॉजिक एक्ट पढ़ लिया था, हाँ, लेकिन उस समय वो लाइन मुझसे मिस हो गई थी, तो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने तो लॉजिक एक्ट मैंने पढ़ रखा है और ये कहीं पे भी मैंने देखा नहीं, तो मैंने उसको रॉन्ग कर दिया। लेकिन जब मैंने बुक खोली जाके तो वो लिखा हुआ था और मैं उसको मिस कर गया एक लाइन, तो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आप लोग एकदम, इसमें क्या होता है, हम लोगों को बहुत ही कंसंट्रेशन से हर फैक्ट पे जोर देना। क्वेश्चन आए या नहीं आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो मैं बच जाऊंगा। क्लियर हो रहा है? तो अलग अलग पर्सपेक्टिव को सोच के चलिए आप लोग। मैंने आपको हर समय बोला है, दिस इज नॉट अ नॉलेज गेम, ये नॉलेज गेम है ही नहीं। बेसिक नॉलेज हर एक ने लेनी है, ये स्ट्रेटेजी वाला गेम है। आप लोगों को बैठ के सोचना है कि किस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है। मैं हर समय कहता हूं कि ये दिस इज नॉट नॉलेज गेम। नॉलेज गेम होता तो जैसे आप हैं, आपके सारे फ्रेंड्स निकल जाते हैं, आपके सारे फ्रेंड्स निकल जाए, नहीं, ठीक है। एक सिंपल जो होता है जिसके 50% मार्क्स आते हैं वो अंडर 100 निकल जाता है, ठीक है। हाँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड ही था तो वो ही मतलब कि ही अटेंड 35 रैंक, हाँ, मतलब एकदम एवरेज स्टूडेंट था। कहाँ से आया उसको पता, मुझे नहीं पता। जो रैंक निकालते हैं उनको पता ही नहीं रहता कैसे निकाल, लेकिन वो निकाल के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव अ स्ट्रेटेजी। एट दैट टाइम आई डिडंट हैव अ स्ट्रेटेजी। मेरी स्ट्रेटेजी काम नहीं की, उसकी स्ट्रेटेजी काम कर गई। लेकिन स्ट्रेटेजी वाला गेम है, नॉलेज वाला गेम है ही नहीं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक के सब पर्सपेक्टिव पे ध्यान दीजिए आप लोग, हर पर्सपेक्टिव के हर एक पहलू पे ध्यान दीजिए। मैं आपसे इसीलिए कह रहा था, जो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉलेज बहुत कम रहेगी, फैक्ट्स बहुत कम है, लेकिन आप लोग सारे क्वेश्चंस पे फोकस करिए, ठीक है। मैं हर समय इसीलिए जोर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग न्याय। न्याय क्या है? इट इज सिस्टम ऑफ लॉजिक। आपके पास फैक्ट्स आए, आपने कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोगों का है वो है न्याय। सिस्टम ऑफ लॉजिक है ये। इसने क्या बोला? सैल्वेशन कैसे मिलेगा? नॉलेज हम लोग गेन कर लेंगे तो। सिंपल चीज, हम लोग पढ़ के नॉलेज गेन कर लें तो हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? नॉलेज के प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से हमको सैल्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का वैशेषिका। वैशेषिका, इसने क्या बोला कि एक तरीके से देखा जाए, इसने एटम थ्योरी के बारे में बताया। एटम थ्योरी मेटेरियलिस्टिक हो गया। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? वैशेषिका। एटम थ्योरी, इसने क्या बोला कि छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनाती हैं। इसने क्या बोला? छोटी छोटी चीज मिलकर बड़ी चीज बना रही हैं। द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? मटेरियल होता है ना, द्रव्य, हाँ, जिसका कोई वेट हो, हाँ। तो इसने क्या बोला? जो मटेरियल को इसने क्या बोला? द्रव्य बोला। मटेरियल्स को किसने क्या बोला? द्रव्य बोला। और द्रव्य में इसने क्या बोला कि द्रव्य कैसे बनेगा? बड़ा द्रव्य। छोटे छोटे जो द्रव्य हैं वो मिलकर बड़ा द्रव्य बना रहे हैं। और छोटे छोटे द्रव्य हमको क्या समझ में आता है? ये अभी की लैंग्वेज हम लोग क्या बोले? ये एटम है। तो इसने एटम थ्योरी प्रोपाउंड की थी वैशेषिका ने, ठीक है। तो हम ये लोग ये कह सकते हैं कि दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। This marked the beginning of physics in India, ठीक है।
इसे गुड मॉर्निंग 3:30 to 5:30 एक क्लास ले लेंगे। आज सर। हाँ हाँ सर ठीक है। कंसीड कर हो जाएगा ना सर उधर वाला, क्योंकि खाली है। हाँ सर ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। तो 3:30 to 5:30। 3:30 to 5:30 कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं मैसेज करवा रहा हूँ, आप लोग आके क्लास लीजिए। हाँ करवा रहा हूँ, आप लोग आके क्लास लीजिए। हाँ हाँ आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज यही सेम। पीछे 2-3 दिन छूट गया था ना, और फिर 7 से 9 तो वो मॉर्निंग वाला होगा ही होगा आज। ठीक है, मज़े ही लेना और क्या क्लास। ठीक है सर, ठीक है मैं सर, अनाउंस करवा देता हूँ। ठीक है सर। 3:30 to 5:30 आर्ट एंड कल्चर की ठीक है क्लास। सर, ठीक है सर, जी ठीक सर, है, जी सर। ओके। चलिए आज हम लोगों का एंशियंट कंप्लीट हो जाएगा फिर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वैशेषिका। अभी तक हमें सब समझ में आया? हाँ, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सांख्य। सांख्य, उससे एम लिखा हुआ लेकिन बोल रहा हूं सांख्य बोल रहे हैं, ठीक है। सांख्य का मतलब क्या होता है? काउंट। हाँ, और बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। उसमें सांख्य में और क्या था बताइए? वर्ल्ड किसने बनाया है? नेचर बनाया है। गॉड का कोई रोल नहीं, साफ साफ बोला उन लोगों ने। लेकिन बाद में 4th सेंचुरी एडी के अराउंड स्पिरिचुअलिज्म को ऐड कर दिया गया। इन्होंने बोला कि हम लोग सेलिब्रेशन कैसे पाएंगे, हम लोग नॉलेज मिलेगी। नॉलेज कैसे मिलेगी हम लोगों को? हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो हम लोगों को परसीव होगा, हम लोग कुछ उससे इन्फ्लुएंस निकालेंगे, तो हमें सेलिब्रेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? योग। योग ने क्या बोला कि हमें सेलिब्रेशन कैसे मिलेगा? मेडिटेशन, और हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और किस तरह की एक्सरसाइज बताई उन्होंने? न्याय और क्या कहते हैं, क्या बोला? प्राणायाम और आसन। आसन और प्राणायाम, ये हम लोग सबके लिए नए वर्ड्स हैं। आसन और प्राणायाम हो गया। उसके बाद इससे योग से हमें क्या समझ में आता है कि उस समय एनाटॉमी की नॉलेज लोगों पे थी। नेक्स्ट क्या हो गया हम लोगों का? न्याय। न्याय क्या है? इट इज ए सिस्टम ऑफ लॉजिक। सेल्वेशन कैसे मिलेगा? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज से। नॉलेज हमें प्राप्त हो जाएगी, हम लोगों को सेल्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? वैशेषिका। वैशेषिका मतलब क्या है? ये एटम थ्योरी प्रोपाउंड कर रहा है। इसने मेटेरियलिज्म पे फोकस किया। इसने द्रव्य पे बोला, द्रव्य। इसने क्या बोला कि छोटे छोटे द्रव्य मिलकर बड़े द्रव्य बना रहे हैं। तो छोटे द्रव्य क्या है? एटम्स हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वी कैन से कि वैशेषिका इज द बिगिनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया। क्लियर हो गया चीज ये? डाउन द लाइन जाकर वैशेषिका शुरू में तो एक लॉजिकल चीज थी, मेटेरियलिस्टिक चीज थी, लेकिन बाद में जाकर यहां पर गॉड का रोल लोगों ने लगा दिया। क्लियर हो गया चीज ये? तो शुरू में मेटेरियलिस्टिक थी, बाद में ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चला गया। गॉड का रोल लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और इसने सैल्वेशन पर भी फोकस किया और हेवन पे भी बोला। पहले चीज देखिए, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी तक हमने सिर्फ सैल्वेशन बोला था, लेकिन जब ये वैशेषिका आया तो डाउन द लाइन जाके जब गॉड का रोल बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है, गॉड को भी इंक्लूड कर दिया, तो फिर इसमें दोनों चीज की बात शुरू हो गई, स्वर्ग की भी और मोक्ष की भी बात होना शुरू हो गई, सैल्वेशन और हेवन की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा हम लोगों को, ठीक है। वैशेषिका ने क्या बोला? सैल्वेशन और हेवन, स्वर्ग और मोक्ष की बात उसने की। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लियर होगा चीज ये? नेक्स्ट हम देखते हैं मीमांसा। मीमांसा क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड इन्फरेंस। हाँ, हम लोग कुछ इसमें लॉजिक लगाएं और उससे हम लोग कोई जैसे कोई एक आंसर हम लोग उससे निकालने की कोशिश करें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। लेकिन जो लॉजिक है और जो इन्फ्रेंस है, इसका यूज किस पे किया गया? जो वेद में जो भी चीज लिखी हुई है उनको सही प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ चीज? मैं सही मैं मतलब समझ पा रहे हैं? जो लॉजिक और इन्फ्लुएंस की बात की गई, लेकिन इसका यूज किस में किया गया, किस लिए किया गया? जो वेद में जो चीजें दी गई हैं उनको सही प्रूफ करने के लिए किया गया। क्लियर हुई चीज ये?
जो वैदिक रिचुअल्स हैं उसको प्रूव करने के लिए किया। जो मैंने बोला ना वेद में चीज गई है, वैदिक रिचुअल मतलब क्या होता है, जो पूजा पाठ की जो भी चीज दी हुई है वेद में, उसको सही प्रूफ करने के लिए लॉजिक और इन्फ्रेंस का यूज किया गया। इन्होंने बोला सेल्वेशन की बात की, इन्होंने क्या बोला, सेल्वेशन की बात की। सेल्वेशन कैसे मिलेगा, पूजा पाठ से। सेल्वेशन कैसे मिलेगा हमें, पूजा पाठ से मिलेगा, या हम लोगों की जो परफॉर्मेंसेस रहेंगी, रिचुअल्स की जो परफॉर्मेंस रहेंगी ना, उस पे हमको सेल्वेशन मिलेगा। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो सबसे बड़ा सत्य और अंतिम सत्य, इटर्नल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, वो किसमें दिया गया है, वेद में दिया गया है। इटर्नल ट्रूथ किसमें दिया है, वेद में दिया गया है। और इसने भी, यहां तक समझ में आया। मीमांसा ने क्या बोला, लॉजिक और इन्फ्रेंस की बात की गई। ये लॉजिक और इन्फ्रेंस की बात करके किसको प्रूफ करने की कोशिश की गई, वैदिक रिचुअल्स को। सेल्वेशन की बात, सेल्वेशन हमें कैसे मिलेगा, अगर हम रिचुअल करेंगे तो हमें सेल्वेशन मिलेगा। ठीक है। मीमांसा ने हेवन की भी बात की एंड सेल्वेशन की भी बात की। इसने बोला हमें स्वर्ग भी मिल सकता है और हम लोगों को मोक्ष भी प्राप्ति हो सकती है। वही चीज हम लोग समझ, जो हम लोगों ने समझा है कि अगर हमें हेवन मिला तो जितना हम लोगों ने सही काम किए हैं, जितने वैदिक रिचुअल किए हैं, हाँ, उस बेसिस पे हमको हेवन मिल जाएगा। जब हमारा पूरा कोटा खत्म हो जाएगा तो हम लोग को वापस अर्थ पे आना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सेल्वेशन मिल गया, मोक्ष मिल गया, तो हमें इससे पूरी छुट्टी प्राप्त मिल जाएगी। सेल्वेशन हमें कैसे मिलेगा, इन्होंने बोला कि हम लोग एकदम स्ट्रांगली वैदिक सेक्रीफाइसेस पे हम लोग फोकस करें। जो वेद में जितने भी त्याग की बात की गई है, अगर हम उसको सही ढंग से अपनाएं तो हम लोगों को सेल्वेशन मिल जाएगा। इन्होंने क्या बोला, सेल्वेशन कैसे मिलेगा हम लोगों को, वैदिक जितने भी टाइप के उन्होंने त्याग की बात की गई है, अगर हम उसको करेंगे तो हमें सेल्वेशन मिल जाएगा। और मीमांसा में देखिए वैदिक सेक्रीफाइसेस जितने भी रिचुअल्स हैं वो कौन करेगा, ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स की पोजीशन ऊपर हुई और बाकी सब वर्णा, जो 3 वर्ण है उनके नीचे आए, और नीचे आने के बाद सभी वर्णाज में सोशल डिस्टेंसिंग की बात इसमें बहुत ही फोकस की गई। क्लियर हो गया चीज ये, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। मीमांसा, लॉजिक, इन्फ्रेंस, वैदिक रिचुअल्स पे बात की गई। वैदिक रिचुअल्स अगर हम ढंग से करेंगे हमें सेल्वेशन मिलेगा। इसने हेवन की भी बात की, सेल्वेशन की भी बात की। हेवन अगर हमें मिला तो एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, हमको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जो वेद में सिर्फ जितने भी त्याग की बात की गई है, सेक्रीफाइसेस की बात की है, उसको ढंग से करेंगे तो हमें सेल्वेशन मिलेगा। वैदिक रिचुअल्स करेगा कौन, ब्राह्मण्स करेंगे, तो उनकी पोजीशन और मजबूत हुई, हाँ, और बाकी सारे जो वर्णास हैं वो उनके नीचे आए, और इसके थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग भी की भी बात मजबूत हो गई, लेजिटिमाइज हो गई। मतलब सब लोग मानना शुरू कर गए कि सोशल डिस्टेंसिंग इज द राइट थिंग, लेजिटिमाइज हो गई। क्लियर हो गया चीज ये, हाँ, मोक्ष, हेवन नहीं मिल रहा। ठीक है। इन्होंने बोला अगर अगर हम लोगों ने सही काम किए हैं इस दुनिया में तो उसके बेसिस से हमको हेवन मिल जाएगा, लेकिन हमको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें मोक्ष चाहिए, इससे दुनिया से छुटकारा चाहिए, तो हमें वैदिक सेक्रीफाइसेस करने होंगे। जो वेद में जितनी भी बात की गई है उसको हम लोगों को लेटर एंड स्पिरिट में फोकस करना चाहिए, इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। रिचुअल करेगा कौन, ब्राह्मण्स करेंगे। वैदिक जितने भी वर्णास के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग को लेजिटिमाइज हो गई वो चीज। ये क्लियर हो गया चीज ये, क्लियर कर, हाँ,
हाँ, वो लेजिटिमाइज हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई चीज ये। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं वेदांता। वेदांता, बताइए इसका लिटरल मीनिंग क्या है वेदांता का? वेद का अंत। हाँ जी, रिलेटेड। बताइए इसका लिटरल मीनिंग क्या है वेदांता का? वेद का अंत। हाँ जी, रिलेटेड क्या? वेदांता, वेद का अंत। मीमांसा ने किस पे बात की? वेदों पे तो बात की। हाँ, जो नेक्स्ट फिलॉसफी क्या है? वेदांता, मतलब क्या है? वेद का अंत। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? वेदांता, हाँ, इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया? मैंने बताया वेद का अंत हो गया। इसका जो सबसे, जिसकी शुरुआत हुई है, अगर मैं बोलूं कि वेदांता फिलॉसफी की शुरुआत किसने की है, तो वो की है भद्रायना। एक फिलॉसफर थे भद्रायना, उन्होंने बुक लिखी ब्रह्मसूत्रा। ये ध्यान दीजिए, वेदांता में जो पहली शुरुआत जिसने की है वेदांता फिलॉसफी की, वो है भद्रायना। इन्होंने बुक लिखी ब्रह्मसूत्र। ये लिखी इन्होंने 2nd BC में, 2nd सेंचुरी BC में इन्होंने ये बुक लिखी। ठीक है, हाँ जी, 2nd BC टू, हाँ, भद्रायना, इन्होंने बुक लिखी है ब्रह्मसूत्रा। ब्रह्मसूत्रा से हम क्या समझ सकते हैं बताइए? ब्रह्मसूत्रा क्या है, क्या लिखा होगा इसमें? ब्रह्मा के जो टीचिंग्स हैं, उनका जो बेसिक क्रक्स जो है वो इसमें लिखा है। तो इसमें किस पे बात, वेदांता पे किस पे फोकस होगा? ब्रह्मा पे फोकस होगा, ब्रह्म पे, ब्रह्म पे इस पे पूरा रहेगा। ठीक है, ये तो शुरुआत तो की भद्रायना ने, लेकिन बाद में इसमें 2 मेजर टीचर्स आए। एक आया रामानुजा, दूसरा आए शंकराचार्य। ठीक है, शंकरा, सॉरी, रामानुजा और शंकरा। रामानुजा और शंकरा के बारे में आप लोग यहां पे पढ़ के डिटेल में घर पे जाके पढ़िएगा। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रामानुजा और शंकरा का पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, देखिएगा, शंकरा कब आए? 9th सेंचुरी में आए। रामानुजा कब आए हैं? 12th सेंचुरी में। मैंने थोड़ा उल्टा लिखवा दिया है, शंकरा कब आए हैं? 9th में, और ये कब आए हैं? 12th में आए हैं। ठीक है, अब डिफरेंस देखिएगा। शंकरा ने क्या बोला कि ब्रह्मा का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? उनकी हम लोग पिक्चर, हम लोग अपने कल्पना भी नहीं कर सकते। किसने बोला? शंकरा ने। ऑब्वियस बात है, शुरू शुरू में ऐसे ही बोला जाता है। हाँ, शंकरा ने क्या बोला? ब्रह्मा है और उनको हम लोग, उनकी हम लोग परिकल्पना, उनको हम लोग इमेजिन, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या मतलब होता है, क्या क्वालिटीज हैं, हम लोग सारी चीज हम लोग उस पर सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मा। रामानुजन ने क्या बोला? ऑब्वियस बात है, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग ब्रह्मा के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, इन्होंने क्या बोला शंकरा ने कि ब्रह्मा इज विदाउट एनी एट्रीब्यूट। रामानुजन ने क्या बोला कि ब्रह्मा इज विद एट्रीब्यूट, उनकी हम लोग परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने? डिफरेंसेस है, ये 9th सेंचुरी में, वो 12th सेंचुरी में है। शंकरा ने बोला ब्रह्मा इज विदाउट एट्रीब्यूट, रामानुजन ने बोला कि हम लोग ब्रह्मा इज विद एट्रीब्यूट। शंकरा ने बोला कि हम लोग ब्रह्मा को ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग ब्रह्मा को ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। रामानुजन ने बोला हम लोग ब्रह्मा को फेथ से प्राप्त कर सकते हैं।
अगर हमारा यकीन है, डिवोशन है, तो हम लोग ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। डिफरेंसेस आ गए, 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो बहुत ही वो है बचकाना वाला कि 9th एंड 12th, इसके बेसिस पे हम लोग बाकी सारी चीजें समझ सकते हैं कि ब्रह्मा इज विदाउट एट्रीब्यूट, विद एट्रीब्यूट। ब्रह्मा को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? नॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, ब्रह्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फेथ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। वेदांत के, वेद के बाद क्या आए थे बताइए? उपनिषद। वेद के बाद क्या आए हैं? उपनिषद। तो वेदांता में उपनिषद पे ज्यादा फोकस किया गया, वेदांत पे उपनिषद पे ज्यादा। जो आपके हिस्ट्री वाले टीचर हैं, सर हैं अमित सर, वो आपको ये बताएंगे। जब एंशिएंट, अभी तो मॉडर्न पढ़ रहे होंगे ना आप लोग। मॉडर्न में कहां तक पहुंचे? मॉडर्न में खत्म हो गया 1857। अच्छा, अच्छा 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 अच्छा। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। ब्रह्म समाज का न्यूज़पेपर का नाम बताइए। और ये बाद में जाके कितने में डिवाइड हुआ ब्रह्म समाज? पहले तो 2 में डिवाइड हुआ। क्यों, कौन कौन से 2 में? सर नाम उनका नहीं याद मेरे को। 2 में डिवाइड हुआ और उसके बाद में जो 3 में डिवाइड हुआ। नहीं नहीं, वो 2 में डिवाइड हुआ था, सेकंड वाला नाम तो बताइए नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसके बाद में आर्य ब्रह्म समाज था ना। एक आर्य ब्रह्म था और एक नॉर्मल था, एक आर्य ब्रह्म समाज और एक शायद अन्य जो ब्रह्म समाज थे उनमें से जो आर्य ब्रह्म था या उसमें से एक ब्रह्म समाज में फिर और 2 हो गए थे। बताइए तो, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो अभी आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, सोशल रिफॉर्म्स नहीं पढ़े ना? सोशल रिफॉर्म्स नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने? वही चल रहा है। ठीक है। उपनिषद तो ये वो टेक्स्ट जो थिंकर्स थे, उनके बुद्धिस्ट थिंकर्स थे, उन सब ने लिखा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये हिंदू फिलॉसफीज हैं, ये हिंदू फिलॉसफीज हैं। ठीक है। वेद आए हैं, 4 वेद आप पढ़ेंगे, उसके बाद उपनिषद आएंगे। ठीक है। बुद्धिस्ट फिलॉसफीज नहीं है ये। ठीक है। प्योर ये मतलब हिंदू फिलॉसफी से रिलेटेड है। ठीक है। उपनिषद। हाँ हाँ ठीक है। हम लोग दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, वेदांता पे ब्रह्म भद्रायना ब्रह्मसूत्र 2nd BC, जो शुरुआत यहाँ पे हुई थी। बाद में 2 मेजर थिंकर्स आए, शंकरा और रामानुजा। शंकरा ने क्या बताया वो हमने देखा, रामानुजा ने क्या बताया ये देखा। वेदांता पे किस पे फोकस किया गया? उपनिषद पे फोकस किया। अब उपनिषद में क्या बात की गई? ऑब्वियस बात है, ब्रह्मा की बात की जाएगी। हाँ, तो उसने उपनिषद में क्या बोला कि ब्रह्मा जो है वो रियलिटी है, बाकी सब भ्रम है, बाकी सब मतलब कि फेक चीज है। ब्रह्मा इज रियलिटी और बाकी सब माया है। एवरीथिंग एज इज अनरियल, माया। क्लियर होगा चीज ये? डाउन द लाइन जाकर सेल्फ, आत्मा को ब्रह्मा से बराबर माना गया। उपनिषद में क्या आत्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा। हाँ ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना कण कण में भगवान है। वो इस फिलॉसफी से शुरू हुआ, जो हम लोग सुनते हैं ना, कण कण में भगवान है, ब्रह्म है। वो इस उपनिषद फिलॉसफी से शुरू हुई है वो चीज। पहले की फिलॉसफी में कुछ नहीं था, उपनिषद से शुरू हुई है। उपनिषद किस में आया है? वेदांता में आया है। क्लियर हुआ चीज ये? उपनिषद में किस पे बोला गया? ब्रह्मा इज रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज माया, अनरियल।
तो आप लोग जब भी इंग्लिश में भी लिखे ना तो ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं माया, ब्रह्म, ये सब लिखे आप लोग, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ब्रह्मा इज रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज अनरियल, माया। और बाद में जाके बोला गया कि आत्मा, आत्मा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल्फ। आत्मा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल्फ। बाद में जाके आत्मा को ब्रह्मा के आइडेंटिकल बता दिया गया कि दोनों सेम है। अगर हम लोग अपने आप को हासिल कर लेते हैं तो हमने किसको हासिल कर लिया, दिया गया कि दोनों सेम है। अगर हम लोग अपने आप को हासिल कर लेते हैं तो हमने किसको हासिल कर लिया, ब्रह्मा को हासिल कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर हम लोगों ने अपने आप के बारे में हम लोगों ने सही नॉलेज गेन कर ली तो हमने ब्रह्मा के बारे में सही नॉलेज गेन कर ली। क्लियर हो गया चीज ये। और सारी चीजें चेंज हो सकती हैं लेकिन ब्रह्मा और आत्मा ना कभी चेंज हो सकते हैं ना कभी मर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने, हमने देखा होगा, सुना है जब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ अपना एक, जिस हिसाब से कपड़े हम चेंज करते हैं उस हिसाब से वो शरीर चेंज करती है। तो यही चीज इसमें बोली गई कि ब्रह्मा और आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकते, वो इटर्नल है, कभी खत्म नहीं हो सकते हैं और वो सेम है। क्लियर हो गया चीज ये। हाँ, उपनिषद में थ्योरी ऑफ कर्मा पर फोकस हुआ। थ्योरी ऑफ कर्मा क्या होगा, जैसे समझ लीजिए हमने कुछ अच्छे काम किए, हाँ, तो अगले जन्म में आत्मा तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हम लोगों को आत्मा, जब हम लोग का शरीर मर जाएगा तो आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी। तो इस शरीर ने जो अच्छे काम किए हैं, अगर मैंने अच्छे काम किए हैं तो अगले जन्म में मुझे अच्छा फल मिलेगा। अगर मैंने इस समय इस जन्म में खराब काम किए हैं तो अगले जन्म में मुझे उसके कष्ट भोगने होंगे। तो ये उपनिषद में थ्योरी ऑफ कर्मा पर फोकस हुआ। हाँ, सेम बर्थ में भी यही कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर इस जन्म में किया तो उसका इसी जन्म में, नहीं तो फिर अगले जन्म में, दोनों कॉन्सेप्ट है। अगर इस जन्म में अच्छे काम किए हैं तो उसके फल या तो इसी जन्म में मिल जाएंगे या तो फिर अगले जन्म में। अच्छा, शायद ये नहीं, कर्मा में तो ये बोला गया है, मतलब कि ठीक है। नेक्स्ट जन्म की जो आपने इस, जैसे समझ लीजिए बोला नहीं जाता भैया कि मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे तभी मुझ पर मुसीबत आई है, ये आपने बहुत जगह सुना होगा। तो यही कर्मा है। कोई भी आपने कभी ये नहीं सुना होगा यार मैंने कल कुछ गलत काम किया था तब मेरे ये हुआ है। हाँ, ऐसा कभी सुना है? सब क्या बोलते हैं, मेरे यार पिछले जन्म में कुछ काम मैंने गलत किया तभी मैं वो, ये आपने बहुत सुना होगा। अलग अलग इमोशंस में आपने चीज सुनी होगी। हाँ, सोचिए ये फिलॉसफी यहां से शुरू हुई थी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स आ गए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं हुआ है और ये कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही इनहेरेंट कॉन्सेप्ट है इंडियन सोसाइटी का। क्लियर होगा चीजें। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये थ्योरी ऑफ कर्मा में नहीं है। कर्मा ने बोला कि अगर मैंने इस जन्म में कुछ में खराब चीजें मुझे मेरे सामने आ रही हैं तो पक्का मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किए हैं, कोई खराब काम किए हैं जिसका मुझे फल इस जन्म में मिल रहा है। या मैं अलग उससे कह सकता हूं कि मैंने इस जन्म में कुछ अगर खराब काम कर रहा हूं तो अगले जन्म पे मुझे उसका जो फल मुझे भोगना पड़ेगा। अच्छे काम करूंगा अच्छे मुझे मिलेगा, खराब काम करूंगा तो खराब मुझे मिलेगा। क्लियर होगा चीज ये। हाँ, इसका यूज किससे किया गया, शूद्रास के एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया गया। इसका यूज किया गया जो हम लोग को प्रैक्टिकल रूप में क्या यूज किया गया, ये तो थ्योरी में बोल दिया। उसके बाद जो शूद्रास जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो उनको क्या समझाया गया कि आपका एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, आप उसके लिए परेशान मत हो, आपने लास्ट जन्म में खराब काम किए थे इसलिए आपका हो रहा है, आप इस जन्म में पूरा उसको कष्ट भोग लोगे तो अगले जन्म में आपको अच्छी जगह मिलेगी। तो शूद्रास के एक्सप्लॉयटेशन के लिए, देखिए इसमें काफी थोड़ा पॉलिटिकली थोड़ा सा वो सेंसिटिव चीज है, तो जो ऑब्जेक्टिव चीज है वो हम वैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो हाँ, इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ कर्मा। थ्योरी ऑफ कर्मा में क्या बात हुई है कि हम जो बात हुई इसका प्रैक्टिकल रूप में यूज कैसे किया गया है शूद्रास के एक्सप्लॉयटेशन में, कि आपने कुछ खराब काम किए थे इसलिए आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो देखिए 6 फिलॉसफी पढ़ ली हम लोगों ने,
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने आपको हर एक में बताया कि हर एक शुरू में सारी फिलॉसफी मटेरियलिस्टिक रही है। डाउन द लाइन हर फिलॉसफी में स्पिरिचुअलिज्म या गॉड का रोल शुरू हो गया। शुरू में नॉलेज पे बात हो रही थी। डाउन द लाइन जैसे हम लोग आगे चलते चले गए मीमांसा पे, वेदांता पे, तो किस पे फोकस होने लगा? वेद पे, उपनिषद पर, ब्रह्म पे फोकस होने लगा। यहां पर भी कहीं पे भी ज्ञान की बात नहीं की गई, स्पिरिचुअलिज्म की बात आ गई। शुरू में सारी फिलॉसफी मेटेरियलिस्टिक थी, बाद में स्पिरिचुअलिज्म पे आ गया। तो हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि मेटेरियलिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी फिलॉसफीज हैं। आप लोग बताइए, मेटेरियलिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी फिलॉसफीज हो सकती हैं, बताइए। सांख्य, योग, वैशेषिका, न्याय, ये सब फिलॉसफीज कौन सी हैं? मेटेरियलिज्म की फिलॉसफीज हैं। क्लियर हो गया चीजें? सबसे जो पहली फिलॉसफी हमने कौन सी पढ़ी थी? सांख्य। सांख्य फिलॉसफी में जो सबसे बड़ा जो टीचर है उनका नाम है कपिला, कपिल। उनके जो फिलॉसफी के सबसे बड़े फिलॉसफर हैं उनका नाम क्या है? कपिला। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि वही बात कि वर्ल्ड को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, गॉड ने कुछ नहीं खोला। ठीक, उसके बाद मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी से रिलेटेड अभी देखिए हम लोग एक अलग से मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के बारे में अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमने हर फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था, हम अलग से मेटेरियलिस्टिक जो भौतिकवाद जो है, भौतिकवाद जो है उसके बारे में अलग से चीज पढ़ रहे हैं। पहली बात, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी कौन कौन सी हैं? सांख्य हो गया, और क्या हो गया? योग हो गया, न्याय और वैशेषिका हो गई। ये ब्रॉड हो गई। अगर हम और भी देखें तो हम लोग का सांख्य हो गया, वैशेषिका हो गया, चार तो है ही। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? सांख्य और वैशेषिका सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया चीज? ये चार तो है ही, इसमें से और इंपॉर्टेंट कौन सी है? सांख्य और वैशेषिका। क्लियर? सांख्य फिलॉसफी का सबसे बड़ा प्रोपोनेंट कौन है? कपिला है। इन्होंने बात वही की कि हम लोग को वर्ल्ड किसने बनाया? नेचर। ठीक है, फिर मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को एक ग्रुप मानता था। ठीक है, उस ग्रुप का नाम था आजीविका, आजीविका सेक्ट। आजीविका कौन है? एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है पीटी में, यहां से पीटी में क्वेश्चन आ गया था। सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, आजीविका सेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत ही सिंपल थे, 4-5 वर्ड। आजीविका सेक्ट होता है, ये बुद्धिज्म का एक हेटेरोडॉक्स सेट है। हेटेरोडॉक्स मतलब क्या होता है? मतलब एग्जैक्टली बुद्धिज्म को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से ये संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, हेटेरोडॉक्स मतलब क्या होता है? इसमें अलग अलग चीजों को मानने वाले एक समूह में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हिंदू सेक्ट नहीं है, बुद्धिस्ट सेक्ट है। लेकिन ये किसको मानते हैं? मेटेरियलिज्म को। जब आप लोग बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे सेल्वेशन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 8 तरीके बताए हैं। वो सारे लिए अगर हम लोग देखें तो सारे मेटेरियलिस्टिक ही हैं। उन्होंने कहीं पे भी भगवान की बात नहीं की, कहीं पे कुछ स्पिरिट की बात नहीं की। उन्होंने बोला मध्यम मार्ग की बात की, और काफी आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, मैं उसको पढ़ा था, लेकिन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कल्चर। ठीक है, वो कल्चर का पार्ट नहीं। लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, बुद्धिज्म जैनिज्म को आप लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन आपका पीटी में पक्का आपको आ जाएगा। हाँ, डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सेट क्वेश्चंस हैं जो हमको पता होने चाहिए। वहां से आ जाता तो हम लोगों के लिए एज है वो। ठीक है, लेकिन ये आजीविका सेक्ट, ये जब आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा आपको अलग से। जब आप कल्चर पढ़ेंगे तो आपको आजीविका सेक्ट आएगा, जहां तक मेरा हर समय अनुमान यही रहा है। ठीक है, तो आजीविका के बारे में हमने नया चीज पढ़ी। ये एक सेक्ट है बुद्धिज्म का जो मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में बिलीव करता है।
क्लियर होगा चीज ये? पहला कपिला आया, देन आया कौन? आजीविका सेक्ट। उसके बाद जो मेटेरियलिज्म को और बढ़ाया वो है चारवाक ने। चारवाक, चारवाक का नाम सुना है? चारवाक, चारवाक ने बोला, उन्होंने जो फिलॉसफी दी वो दी लोकायता। लोकायता, जो लोग सोचते हैं वही सबसे अच्छी चीज है। इन्होंने क्या बोला कि मन जो भी हमें एंजॉय करना है लाइफ में एंजॉय करें, मन जो भी हमें एंजॉय करना है लाइफ में एंजॉय करें, मरने के बाद कुछ किसी को पता नहीं। तो इन्होंने ये फिलॉसफी दी कि जो भी हमें प्लेजर लेना है, जो भी हमें करना है, हमें इसी वर्ल्ड में, हमें जैसे होता है ना, हेवन का कॉन्सेप्ट क्यों है? अभी आप दुख भोग लीजिए, अभी आप अपने को कठिनाई में रखिए, मरने के बाद आपको सुख ही सुख मिलेगा। यही तो है हेवन का कॉन्सेप्ट, मोक्ष का कॉन्सेप्ट। हेवन में एक पर्टिकुलर टाइम है, मोक्ष में इटर्नल टाइम है, यही तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन्होंने क्या बोला चारवाक ने? सारी चीज बेकार है, जो भी एंजॉयमेंट करना है अभी एंजॉय कर लें, मरने के बाद किसी का कुछ पता नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं हो रहा। तो ये फिलॉसफी क्या है? चारवाक ने दी, जिसे हम कहते हैं लोकायता फिलॉसफी। लोकायता, लोकायता फिलॉसफी चारवाक ने हमको दी। इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म पे कुछ फोकस नहीं किया, हेवन हेल किसी पे फोकस नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बोला? वर्ल्डली प्लेजर हमें हासिल करना है, और वो हासिल हमें कहां करना है? इसी जन्म में, मरने के बाद किसी का कुछ पता नहीं। बताइए, क्लियर हो गया चीज ये? हाँ, नहीं, नहीं, कहीं भी नहीं बोला ये बुद्धिज्म में। आपने कहीं पढ़ा है ये? नहीं नहीं नहीं, बुद्धिज्म में कहीं पे भी यही नहीं बोला गया कि मरने के बाद नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि बुद्धिज्म का तो फोकस ही सैल्वेशन पे है ना। सैल्वेशन का मतलब ही है ना भाई, हमें जो दुख से निजात मिलना, हट जाए, ठीक है। बुद्धिज्म में कहीं पे भी ये बात नहीं की गई है। हाँ जी, कौन से डिवीजन? हीनयान, महायाना, हीनयाना, ठीक है। सैल्वेशन पे ही था। लेकिन महायाना पे उन्होंने क्या किया कि भाई जब पहले जब बौद्ध जब अपना सब छोड़ के चले गए, तो शुरू के जो उनके फॉलोअर्स थे वो उन्हीं के पाथ पे चलना शुरू किया ना। उनका पाथ क्या था? मिनिमल लाइफ, सबसे कम है, और कोई उसमें मतलब किसी का कोई वर्ल्डली प्रेशर नहीं था। लेकिन हमने देखा था कुशन के टाइम पर वहां पर खूब सोना आने लगा। जब भाई एक बार आपके पास खाना आया, आपने मना कर दिया, दूसरी बार खाना आया, लड्डू आ रहे हैं, ये आ रहा है, मना कितना मना करेंगे? फिर बोलेंगे भाई लाओ, भूख लग रही। तो सोना आने लगा, कपड़े आने लगे, फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलो शादी भी कर लेते हैं। लेकिन मेन फोकस क्या था उनका? सेल्वेशन पे। दोनों के तरीके अलग अलग हो गए, लेकिन मेन फोकस उनका सेल्वेशन पे ही था। क्लियर हो गया चीज ये? फिलॉसफी सारी समझ में आई? ठीक है, आज आप लोगों ने बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली, सारी फिलॉसफी हमें क्लियर हो गई। अगर हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो दो पेज में आ जाएगा हार्डली। ये 2 पेज आप लोग एग्जाम से पहले पक्का रिवाइज करके जाएं। एक तो पहली बात कॉन्फिडेंस रहेगा, और दूसरी बात बहुत हाई चांसेस रहते हैं पीटी नहीं तो मेंस में, नहीं तो इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपसे बोल देगा मीमांसा के बारे में बताइए, तो आप एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे ना बताने के लिए। कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा तीनों स्टेजेस में। इंटरव्यू में आपको ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा कि भाई मुझे सब फिलॉसफीज के बारे में इंडिया प्रिवेल कर रही है, मुझे पता है। तो ये 2 पेज आपको तीनों स्टेज पे हेल्प करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहेगा। सारी फिलॉसफीज क्लियर हो गई? बताइए, कोई डाउट है? बताइए, आप तीनों बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो मुझे अभी क्लियर कर, मतलब रोक के बताइए। क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हो गई? चलिए ठीक है। अब हम लोग अपने, टाइम इतना हो गया है, ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं सोचा शुरू में फ्रेश माइंड है, हम लोग सारी चीजें पढ़ लेते हैं। ये आधे घंटे का टॉपिक था, मैंने थोड़ा खींचा है, आधे घंटे 15-20 मिनट का टॉपिक था ये, 1 घंटा खींच दिया इसको।
हम लोगों ने कहां तक समझ लिया था? सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट पूरा पढ़ लिया था, हम लोगों ने समझ लिया था। अच्छा, उसके बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन तक हमने पूरा पढ़ लिया था। शाकिरा और वो जो हम लोग पढ़ लिया था, क्या कहते हैं, विक्रम संवत पढ़ लिया था हम लोगों ने। उसके बाद रिलीजियस डेवलपमेंट, पॉलिटी, ट्रेड, ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। अच्छा, लिटरेचर ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। लिटरेचर, टेक्नोलॉजी, ग्लास मेकिंग पढ़ लिया था हम लोगों ने, पूरा पढ़ लिया था ना, यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया था। चलिए अब लिख लेते हैं इसको। कहां तक लिखा था हम लोगों ने? सेंट्रल एशिया में। ठीक है, रिलीजियस डेवलपमेंट। आप क्लास के बाद रुक सकते हैं, क्लास के बाद आप रुकिएगा, क्योंकि आपका पहले पीछे काफी छूटा हुआ है। ठीक है, क्लास के बाद रुकिएगा, मैं पूरा लिखवाता हूँ आपको। है, 1 घंटा रुकिएगा क्लास के बाद। ठीक है, रिलीजियस डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, इसमें लिखिए। अच्छा, लास्ट सेंटेंस क्या लिखवाया था मैंने, आप रीड आउट करिए। ठीक है, आगे लिखिए। रिलीजियस डेवलपमेंट, some of the foreign rulers converted to Vaishnavism. Rulers converted to Vaishnavism. ठीक है, आगे लिखिए। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस set up a pillar in the honor of Vasudev near Vidisha. Set up a pillar in the honor of Vasudev near Vidisha. आगे लिखिए। famous Greek ruler Menander converted to Buddhism. Famous Greek ruler Menander converted to Buddhism. डिटेल तो हम लिख ही चुके हैं। नागार्जुन से वार्तालाप हुई, उसके बाद ठीक है, ये सब लिख चुके हैं हम लोग। आगे लिखिए। कुशन रूलर्स वर्शिप्ड बोथ शिवा एंड बुद्धा। They were also worshipper of Vishnu. नेक्स्ट लिखिएगा द ओरिजिन ऑफ महायाना बुद्धिज्म। नेक्स्ट लिखिएगा इन पोस्ट मौर्य टाइम्स ट्रेड एंड आर्टिशियन एक्टिविटी became prominent. Buddhism was especially affected in this time. Monks began to accept gold. जो भिक्षु होते हैं, monks began to accept gold and silver, they took to non-vegetarian food and wore elaborate robes. Elaborate robe क्या होता है? कपड़ा जो ऊपर लगाते हैं ना, ठीक है, elaborate robes. This form of Buddhism came to be known as
came to be known as Mahayana or Great Wheel. Mahayana or Great Wheel. Great Wheel. With the rise of Mahayana, old school of Buddhism came to be known as Hinayana or Lesser Wheel. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा, कनिष्क became important patron of Mahayana Buddhism. Kanishk became important patron of Mahayana Buddhism. He convened a council in Kashmir. He convened a council in Kashmir. नेक्स्ट लिखिएगा, हेडिंग डालिए, गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. Indian craftsmen came into contact with Central Asians, Greeks and Romans. Central Asians, Greeks and Romans, especially in the northwest frontier of India, in Gandhar. This gave rise to new kind of art in which images of Buddha were made in the Greco-Roman style. The next paragraph, the influence of Gandhara art also spread to Mathura. Although it was primarily a center of indigenous art. हाँ जी, primarily a center of indigenous art. It produced several images of Buddha, Kanishka, वर्धमान महावीर. ये कौन थे? वर्धमान महावीर. अभी जैन का मतलब जैनिज्म कहाँ पे है इंडिया में? जैन कहाँ? हाँ, गुजरात और राजस्थान में है. फेमस बताइए जगह. फेमस जगह बताइए जहाँ पे है, जहाँ पे इनका कोई मंदिर है या फिर माउंट आबू में है ना? फेमस है ना? माउंट आबू कौन से पहाड़ पर है? माउंट आबू कौन से पहाड़ पर है? माउंट आबू का नाम सबने सुना है?
जनरल अवेयरनेस है, कहाँ पर है? ये पालनपुर के पास में है, आप रोड पे जाते हैं वहाँ कहाँ, कौन सा पहाड़ है वो? पहाड़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब रिलेटेड है। मैं जाकर गया उसको 2 बार गया। 2 बार गए हैं? बताइए कौन सा पहाड़ है? अरावली है। अरावली में कौन सा पर्वत है? गौरी शंकर, गौरी शंकर पर्वत। यहाँ पर शायद कोई मंदिर है क्या, मतलब भगवान? हाँ मैं बोल तो रहा हूँ माउंट आबू में मंदिर है, जैन मंदिर है। हाँ मोनेस्ट्रीज बुद्धिज्म में होती है, इनका मंदिर होते हैं, ठीक है, मेनली मंदिर होते हैं इनके। मोनेस्ट्रीज होती है लेकिन वहां मंदिर है, ठीक है। मेनली जब मोनेस्ट्रीज होती है ना वो उनसे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। मोनेस्ट्रीज आपने कभी भी हिंदुइज्म में नहीं सुनेंगे ना जैन में ज्यादा सुनेंगे। मोनेस्ट्रीज कहाँ पे सुनेंगे आप? बुद्धिज्म में सुनेंगे, ठीक है। क्लियर होगा चीज ये? वर्धमान महावीर क्वेश्चन आ गया था, वर्धमान महावीर कहाँ पैदा हुए, ये कौन कौन सी जगह से रिलेटेड है? आप लोग हिल जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ पीटी में देखा आपने? वो 2 साल लगातार क्वेश्चन आया है अलग अलग फॉर्म में। जिस साल आप पढ़ेंगे ना, आप उसका आगे पीछे देखिएगा, 2 साल लगातार आया है। घुमा फिरा के घूम जाते थे, ये पूछ क्या रहा है। कभी यहां से 16 महाजनपदा के बारे में सुना आपने? महाजनपदा, 16 महाजनपदा है, उसी के 6 नाम, जो 16 में से 2 नाम दे देगा आपको कि ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। वहां पे आप ऐसे घूमेंगे, बस पूछिए नहीं, तो आप कोई चीज इग्नोर नहीं कर सकते। मैं कहने का मतलब ये है, 2-2 पेज से 2-2 लाइन से ऐसे घुमा फिरा के देगा कि आप बस जान नहीं सकते। क्लियर हो गया? इस तरह की बात है, तलवार हाथ में रहनी चाहिए कभी भी। हाँ? वो तो ये इस तरह की बात है कि तलवार हाथ में रहनी चाहिए, सामने निकल चलेगी नहीं तलवार की, कोई भी सटीक ऐसे पूछ सकता है, इसका कोई। हाँ मेरा कहने का मतलब ये, हर समय रेडी रहे आप लोग, हर चीज, हर एक्सपेक्ट के लिए, ठीक है। एक चीज और एकदम टोटली अनरिलेटेड है, माउंट आबू ग्रीन क्यों है? वहां पे भाई हरियाली है ना, माउंट आबू में गए हैं आप, हरियाली है। बाकी राजस्थान में हरियाली है क्या इतनी? वहां क्यों है हरियाली? देखा जाए तो जो मानसून रेंज है, हाँ जी, वो जब बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है, जब वो ऐसे वेस्ट की तरफ टर्न होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अगर अरेबियन सी ब्रांच देखेंगे तो वो तो ऐसे ईस्ट टर्न हो जाती है, और जो रेंज है वो पैरेलल है मतलब राजस्थान के, तो पैरेलल निकल जाएगी। अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच देखेंगे तो वो जाके इसी रेंज को स्ट्राइक करेगी, तो जो उसका विंडवर्ड साइड है वो ग्रीन हो जाएगा। नहीं, आपने सब कुछ सही बोली, लेकिन यहाँ पे ये जो जा रही है अरेबियन सी ब्रांच, यहाँ से गई और सीधे जाके अरावली कैसे है, ऐसे है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अरावली थोड़ी चौड़ी है, ठीक है, तो यहाँ से हवा जाएगी और गौरी शंकर पे जाके टकराती है, हाँ? और बाकी सारी इससे पहले निकल जाएंगी, इसीलिए आप देखेंगे गौरी शंकर ऐसे है, ठीक है। अरावली हमारी ऐसे है, हाँ, और यहाँ पे चौड़ा है, तो हवा जाके यहाँ पे टकराई और बाकी हवा ऐसे निकल गई, तो जो बाकी निकल गई वो तो बारिश नहीं की, जो यहाँ पे टकरा गई वो बारिश करती है। इसलिए माउंट आबू पे हरियाली है और बाकी राजस्थान में हरियाली नहीं है। अगर हमारी अरावली ऐसे होती ना, तो ये राजस्थान पूरा हमारा ग्रीन होता। क्लियर हो गया चीज ये है। तो हाँ, हम लोग लिखिए, आगे लिखिए। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट mainly used red sandstone, mainly used red sandstone. Next paragraph लिखिएगा, during the same period we noticed beautiful work of art south of Vindhyas, beautiful piece of art south of Vindhya, such as in Maharashtra, comma, Andhra Pradesh,
आंध्र प्रदेश के अंदर ब्रैकेट में लिखिएगा नागार्जुनकोंडा अमरावती, नागार्जुनकोंडा अमरावती। नेक्स्ट लिखिए लिटरेचर एंड लर्निंग, लिटरेचर एंड लर्निंग। हमने देखा था कि रुद्रदमन 1, रुद्रदमन के बारे में पढ़ा था, बताइए कौन था रुद्रदमन? क्या किया था इन्होंने, क्या क्या काम बताइए सारे? संस्कृत पोएट्री इन्होंने मतलब और जो दर्शन लेके इसका सुदर्शन लेख का रिपेयरमेंट किया था, ठीक है। तो इससे पहले क्या यूज होता था? प्राकृत यूज होती थी। और रुद्रदमन ने क्या शुरू किया? संस्कृत, संस्कृत में काव्य लिखना शुरू किए थे, ठीक है। लिखिए इसमें हम लोग हेडिंग क्या है? लिटरेचर एंड लर्निंग। इसमें लिखिए द अर्लिएस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल, अर्लिएस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल in Sanskrit is found in earliest inscription of Kava style in Sanskrit is found in Junagadh specimen, Junagadh specimen of रुद्रदमन 1। Earlier Prakrit was Prakrit language, sorry, earlier Prakrit was used in composing inscription। Kushans gave patronage to creative writers, Kushans gave patronage to creative writers। For example, Ashwagosha, Ashwaghosh, इसमें लिखिएगा, आगे लिखिए he wrote बुद्ध चरिता एंड सुंदर आनंद। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा द ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन थिएटर by introducing the use of curtain, by introducing the use of curtain। नेक्स्ट लिखिएगा द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर, कामसूत्रा किसने लिखी है? कामसूत्रा किसने लिखी है? नाम तो सुना होगा सबने, कामसूत्रा किसने लिखी है? वात्सायन, ठीक है। हाँ मैं लिखवा रहा हूं चीज ये। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर लिटरेचर अपीयर्स इन कामसूत्रा ऑफ वात्सायन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिएगा 3rd century AD। नेक्स्ट लिखिएगा वात्सायन, बादशाह नहीं वात्सायन, मैं लिख रहा हूं। वात्सायन, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, हाँ ब्रैकेट में 3 AD, सॉरी 3 century AD, BC नहीं है, AD है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखिएगा इंडियन एस्ट्रोलॉजी केम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आइडियाज
ब्रैकेट में लिखिएगा हाँ, ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप, हॉरर मत लिखिएगा, हॉरर, ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप, ओ ओ लिखिएगा, सॉरी ओ है, हॉरोस्कोप was used to derive the term Horastra, Horastra, now used to derive the term Horastra, used for एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत, संस्कृत में एस्ट्रोलॉजी को क्या बोलते हैं? होरास्ट्रा। नेक्स्ट लिखिएगा ग्रीक कॉइन्स वर अ ग्रेट इंप्रूवमेंट ऑन, ग्रीक कॉइन्स वर अ ग्रेट इंप्रूवमेंट ओवर पंच मार्क्ड कॉइन्स, were a great improvement over punch marked coins. Next लिखिए the Greek term drachma came to be known as drama, नेक्स्ट लिखिएगा however Indians however यहां तक लिख लिया था, however Indians did not owe anything striking to Greeks, however Indians did not owe anything striking to Greeks in medicine, botany and chemistry. These subjects were dealt with by Charaka and Shushruta, Charaka and Shushruta. चारका एंड सुश्रुता लिखिएगा। चारका संहिता contains numerous plants and herbs names. नेक्स्ट लिखिएगा in the field of technology Indians have benefited from contact with Central Asian, आगे लिखिएगा कुशन कॉपर कॉइन्स इन इंडिया वर इमिटेशन ऑफ ग्रीक कॉइन्स, सॉरी ग्रीक नहीं, रोमन कॉइन्स। कुशन कॉपर कॉइन्स इन इंडिया वर इमिटेशन ऑफ रोमन कॉइन्स। नेक्स्ट लिखिएगा वर्किंग इन ग्लास ड्यूरिंग दिस पीरियड was specially influenced by foreign practices. In no other period in ancient India did glass making make such progress
as it during this period, as it during this period. ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया था, लिख लिया था। क्लास के बाद हम लिखते हैं चीजें, 1-1.5 घंटा रुकिएगा आप, है? ठीक है। कब से? कब से? नहीं नहीं, कब से? 11:30 से है। कब तक है? कब से? नहीं नहीं, कब से? 11:30 से है। कब तक है? उसके बाद यहीं रखिए, कहीं जाइएगा नहीं, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, फिर 3 बजे से क्लास है हम लोगों की ना, तो रुकिएगा। 3 से क्लास है ना? 3:30 से है, मतलब ठीक है, तो रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सतवाहना के बारे में। हमने ध्यान दीजिए, हमने मौर्यास के बारे में पढ़ा, फिर हमें देखा जाए मौर्यास खत्म हो रहे थे, वीक हो रहे थे, तो अलग अलग जगह उनके किंगडम्स पे लोगों ने कब्जा किया। ईस्ट और मिडिल में कनवाज और शुंगास ने किया। नॉर्थ वेस्ट में हमने देखा ये सेंट्रल एशियंस आ गए। डेक्कन में सतवाहनास आए। ठीक है, सतवाहनास को कहीं पे पुरानास में आंध्रास बोला जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि आंध्रास आर सिमिलर टू सतवाहनास। और जब हम सतवाहनास के बारे में पढ़ रहे हैं तो आंध्रास का कहीं पे भी नाम नहीं आता है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो आंध्रा में जो किंगडम्स थे वही सतवाहना किंगडम था। ठीक है, पुरानास में सतवाहना की बात कहीं नहीं की गई है। किसकी बात की गई है? आंध्रास की बात की गई है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पुरानास में सतवाहना की बात नहीं की गई है। क्लियर हो गया चीज ये? हाँ, अब देखिए क्या है सतवाहनास में, जैसे एक नाम मैं आपको बताता हूं, गौतमी पुत्रा सतकारणी एक नाम है, गौतमी पुत्रा सतकारणी। ये देखिए गौतमी क्या है? एक औरत का नाम है। ठीक है, फीमेल नाम है। तो ये क्या बोला, इस फीमेल का ये बच्चा है। तो नाम से हमें क्या लगता है, दिस इज ये मात्र सतमात्मक, मतलब कि यहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, माताओं का रोल ज्यादा है, पिता का रोल कम है। नाम से ये माता का रोल ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अगर ये मात्र सत्तात्मक होती तो यहाँ पर रूलर भी लेडी को होना चाहिए था। अगर फीमेल्स का रोल होता तो लेडी फीमेल होती, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम फीमेल्स का यूज होता था। जैसे इस औरत का ये बेटा है। ठीक है, ज्यादातर होता क्या, जैसे आपको पूछा आप किसके बेटे हैं, पहले हम लोग अपने फादर का नाम बताते हैं। वहां पे क्या हो रहा था, अपनी माता का नाम बताया जा रहा है, माता से जाना जा रहा है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पिता से जाने जा रहे हैं, वहां पे क्या है, माता से जाना जा रहा है। मैट्रिलिनियल नाम है, लेकिन सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल है, पितृ सत्तात्मक सोसाइटी है ये। क्लियर होगा चीज ये? क्लियर है? अब देखिए क्या है, क्वेश्चंस में गोल्ड कॉइन इशू होते थे। अब हम लोग सीधा कल्चर पे आ जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक कल्चर में। बाकी सारी चीजें मैंने आपको नहीं बता रहा हूं, इसमें क्या कौन क्या है, दैट इज एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें क्वेश्चंस में गोल्ड कॉइन होते थे इशू। इन्होंने कौन से इशू किए हैं, ब्रोंज और कॉपर कॉइन इशू किए हैं मेनली। गोल्ड भी इशू हुआ है, लेकिन मेनली कौन से कॉइन इशू हुए, कॉपर एंड ब्रोंज कॉइन इशू हुए। उसके बाद इसमें हम लोग रिलीजन देखते हैं, इसका रिलीजन क्या है। रिलीजन में क्या है, आपने देखा होगा मौर्यास के बाद जो भी किंगडम्स आए हैं उन्होंने अपने आप को क्या बोला है, ब्राह्मण बोला है ना। शुंगास ने बोला, कानवास ने, सबने अपने आप को क्या बोला है कि हम ब्राह्मण हैं। क्यों ब्राह्मण्स क्यों राइज हुए? क्योंकि मौर्यास ने एंटी ब्राह्मण स्टैंड लिया था। उन्होंने ऐसे एंटी ब्राह्मण स्टैंड नहीं लिया था, उन्होंने सबको साथ में लिया। तो इसमें जो ब्राह्मण्स हैं वो उन्होंने उनको दबा हुआ महसूस किया, तो उन्होंने रिवोल्ट किया। ठीक है, तो संगास, कुनवास और सतवानास जितने भी इमर्ज हुए, दे हैव अ ब्राह्मण बैकग्राउंड। ठीक है, ये चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बने तो सब ब्राह्मण्स,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उन्होंने बाकी सारे रिलीजन को परसिक्यूट किया, ऐसा नहीं है, परेशान नहीं किया। इस समय बुद्धिज्म राइज हुआ, मतलब बुद्धिज्म तो राइज हो ही रहा था, उन्होंने उसको रोका नहीं। तो बुद्धिस्ट के फील्ड में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में काफी सारे काम इस समय हुए और इन्होंने उसको प्रोत्साहन भी दिया। हिंदुइज्म के साथ साथ में बुद्धिज्म भी काफी फेमस हुआ। और कौन से फॉर्म का बुद्धिज्म? महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ऑब्वियस बात है, हीनयाना को कौन प्रोत्साहन देगा? जब वो कुछ चीज ले ही नहीं रहे हैं तो वो उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा, तो उनको कोई प्रोत्साहन ही नहीं देगा। जो भाई कोई किंगडम में जो कोई एंटर करेगा उसी को तो रोल बढ़ेगा। तो कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म राइज हुआ? महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म राइज हुआ। और सतवाहना के टाइम पर नागार्जुनकोंडा और अमरावती, यहां पर अलग अलग टाइप के केव्स काट कर मोनेस्ट्रीज बनाई गई, ठीक है, जहां पर बुद्धिस्ट भिक्षु मॉन्क रहते भी थे और पूजा पाठ भी करते थे, रहते भी थे और पूजा पाठ भी करते थे। ये क्वेश्चन आता है कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल है उसे क्या कहते हैं और जो मोनेस्ट्रीज है उसे क्या कहते हैं? आपने शायद नाम बताया था पहली क्लास में। बुद्धिस्ट टेम्पल को क्या कहते हैं और जहां पे वो रहते हैं? विहार, ठीक है, चैत्य और विहार। ये साफ साफ 14 या 15 में आ चुका है। चैत्य और विहार क्या है? पीटी में साफ साफ आया हुआ था, मतलब ये था 10 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आता है, नहीं आता तो ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें हल्की सी नॉलेज हो तो ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में ना आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑप्शंस इतने ज्यादा क्लियर कट होते हैं ना, अगर नहीं पता ना तो कंफ्यूजन होगा। अगर आपको पता है, हल्की सी भी नॉलेज है ना, इतने डाइवर्स ऑप्शन होंगे ना कि आप उसमें मार सकते हैं। जैसे जब हम टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको वर्ड बताऊंगा एक, ठीक है। मैं आपको बताऊं, जब हमने पढ़ा किया था तो फिर वो हल्की सी नॉलेज थी तो हो गया था वो चीज है। हाँ, गोपुरम नहीं, मैं आपको जब आप पढ़ाएंगे तो अभी वो अन्य चीज वो है, ठीक है। बस नॉलेज होनी चाहिए आपके बारे में, वर्ड पता होना चाहिए, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है उसको करने की, ठीक है। जैसे हमने 2 वर्ड पढ़ लिए यहाँ पे, चैत्य और विहार। तो मैंने आपको क्या बताया, इस टाइम पर, जो सतवाहना टाइम पर बुद्धिज्म को भी प्रमोशन मिला और काफी सारे जो केव्स बनी, जो रॉक कट पूरा पहाड़ काट के वो केव्स बनी है, ठीक है। और इसमें पूजा पाठ के लिए भी जगह बनाई गई और रहने के लिए भी जगह बनाई गई। जो पूजा पाठ के लिए जगह बनाई उसे हम क्या बोले? चैत्य। और जहाँ पे उनके रहने की जगह बनाई गई उसे हम क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। क्लियर हो गया चीज ये? रॉक कट आर्किटेक्चर है, ये आंध्रा में भी बना, मेनली गोदावरी जो वैली है वहां पर ये बना। और जो नागार्जुनकोंडा में सतवाहना के बाद आप लोग पढ़ेंगे एक और किंगडम आया, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, ठीक है। तो जो हाँ, नागार्जुनकोंडा की शुरुआत हुई है सतवाहना के टाइम पर, लेकिन ये सबसे अपने हाईएस्ट पीक पे कब था? इक्ष्वाकु के टाइम पर। क्लियर हो गया चीज ये? हाँ। और इसमें बुद्धिज्म के साथ साथ में हिंदू टेम्पल भी हमको दिख रहा है। यहां पे हमें बुद्धिज्म के साथ साथ में हिंदू टेम्पल भी हमें दिख रहे हैं। और यहां पर जो शुरू के हिंदू टेम्पल थे ना, मैंने आपको बताया बुद्धिस्ट टेम्पल कैसे बने हैं, बताइए। पहाड़ काट के। हिंदू टेम्पल बने हैं ईंटों से, पहाड़ काट के नहीं बने हैं। तो अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल कैसे थे? ईंटों के थे। और अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल कैसे थे? रॉक कट थे। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है हम लोगों को? हाँ, जैन मंदिर बनते हैं तो ज्यादातर पत्थरों से, पत्थरों से बनना और पत्थर काट के बनना दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताइए? पूरा पत्थर, बहुत बड़ा पहाड़ है वो काट के बनना, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो पत्थर आते हैं उसमें पत्थर को जोड़ के बनाना। आकार देके उसको बनाना। हाँ, तो आपको जो जैन टेम्पल मिलेंगे वो ज्यादातर पत्थर को जोड़ के बनेंगे, और जो बुद्धिस्ट टेम्पल मिलेंगे वो पत्थर बड़े बड़े पहाड़ काट के बनेंगे, ठीक है। चीज है, क्लियर हो गई चीज ये?
शुरू का जो हिंदू टेम्पल वो कैसे हैं, ईंटों के बने, पत्थर के नहीं बने हैं, ठीक है। तो वो वैसे टेम्पल हमको कहाँ मिल रहे हैं, नागार्जुन कोंडा में भी हमको मिल रहे हैं। क्लियर हो गया चीज ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लैंग्वेज कैसी थी सतवाहनाज में। सतवाहना में अभी भी प्राकृत लैंग्वेज यूज हो रही थी और स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट इस पे यूज हो रही थी। क्लियर हो गया चीज ये है हम लोगों का ब्रॉड सतवाहना से रिलेटेड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चैत्य विहार, अमरावती नागार्जुन कोंडा और स्क्रिप्ट कौन सी यूज हो रही है, विहार, अमरावती नागार्जुन कोंडा और स्क्रिप्ट कौन सी यूज हो रही है। ठीक है, सतवाहनास व ब्राह्मण्स, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया। क्लियर हो गया चीज ये। हाँ, और कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये फ्लरिश कहाँ का हुआ, अमरावती नागार्जुन कोंडा। बाकी सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर हो गया चीज ये, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्लास को रोकते हैं अपनी। आज ही हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास दोबारा शुरू करेंगे, उसमें हम लोग इसके आगे लिखेंगे और होपफुली हम लोग टेम्पस में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का एंशियंट कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग मिडाइवल में एंटर करेंगे। मिडाइवल को हम लोग, मैंने बताया था शुरू में ही, हम लोग टेम्पल से शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। क्लियर हो गया चीज ये। मंदिरों से शुरुआत करेंगे हम लोग। जो मध्यकालीन भारत है ना, उसकी शुरुआत हम किससे करेंगे, मंदिरों से शुरुआत करेंगे। अभी याद करिए हम लोग का हड़प्पा बचा हुआ है। ठीक है, एकदम बहुत टेम्पल्स पढ़ेंगे। अगर हम उसमें बहुत जल्दी करेंगे तब भी 2 से 3 लेक्चर लगता है। नॉर्थ इंडिया में भी पार्ट है, साउथ इंडिया में भी पार्ट है। उसके बाद हम लोगों को अलग अलग रीजन पढ़ना होगा कि भाई नॉर्थ इंडिया में वेस्ट में कैसा था, साउथ इंडिया में ईस्ट में कैसा है, वेस्ट में कैसा है, बीच में कैसा है। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग गुप्ताज में कैसा मंदिर बने, मौर्याज में कैसा मंदिर बना है, फिर जो मुगल काल में कैसे कैसे मंदिर बन रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग को देखना है। हाँ जी, मिक्स हो जाता है ना, जैसे कि एक ये मॉडर्न्स के टाइम पे था कि मतलब इन्होंने वेस्ट बंगाल आर्ट को ले लिया था, इंक्लूड हाँ कर लिया था। हाँ हाँ हाँ। मतलब वो जो वहाँ अरब से लेके आए थे और अपना ये इसको इंक्लूड कर लिया। और गॉथिक स्टाइल जो था रोमन का, मैं कर रहा हूँ एकदम सिंपल टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे। जब आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर पिक्चर आएगी। इसमें आप जितना अपने आप को क्लियर कर लेंगे ना, क्योंकि ये संभालने वाली चीज़ नहीं है। अगर जितना आप फैलाएंगे ना तो फैल जाएगी चीज़। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, पढ़ेंगे हमें एकदम क्लियर चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे मंदिर शुरू में कैसा मंदिर था, बाद में मंदिर कैसे बड़ा होना शुरू हो गया। तो जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को एकदम क्लियर कट आएगा। ओके, भूल गए, कोई नहीं, याद रहेगा। क्लास हम लोग की कंप्लीट होगी ना, याद रहेगा। फिलॉसफी समझ में आ गई सारी, क्लास में याद हो गई। जब हम मंदिर पढ़ेंगे तो क्लास के बाद हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।